तो आज हम बात करेंगे ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में जिन्होंने लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट के मामले में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी। सबसे पहले नरगेश मिर्जा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में इंडियन एयरलाइन सर्विसेज की जो गाइडलाइंस थी या जो रेगुलेशंस थी उनके अकॉर्डिंग एक एयर होस्टेस को रिटायर होना होता था एट द एज ऑफ 35 बेस्ड ऑन देयर मैरिज और फर्स्ट प्रेगनेंसी until on discretionary basis their age of retirement had been extended to 45। लेकिन ये रूल मेल काउंटर पार्ट्स पर एप्लीकेबल नहीं था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेगनेंसी के बेसिस पर रिटायरमेंट की प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और ये कहा कि आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर हम क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट और प्रमोशनल एवेन्यूज को देखें तो एयर होस्टेसेस एक डिस्टिंक्ट क्लास फॉर्म करती हैं, इसीलिए हर जगह आर्टिकल 14 को अप्लाई नहीं किया जा सकता। हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। आर्टिकल 15 का 1 और आर्टिकल 16 का 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तभी प्रोटेक्ट करते हैं या सिर्फ तभी फोर्स में आते हैं अगर सिर्फ जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो। अगर और ज्यादा फैक्टर्स कपल्ड हो और भी फैक्टर्स कपल्ड हो तो उस केस में अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो तो उससे प्रोटेक्ट नहीं करते। उसके बाद हमारी आज की अगली जजमेंट गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट को चैलेंज किया गया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक मदर नेचुरल गार्डियन बनती है बच्चे की फादर की डेथ के बाद ही, यानी कि जब तक फादर की डेथ नहीं होती तब तक सिर्फ फादर नेचुरल गार्डियन है, मदर नहीं। फैक्ट्स कुछ इस तरीके से थे कि गीता हरिहरन अपने बेटे के लिए रिलीफ बॉन्ड्स के लिए अप्लाई करती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इस इंटीमेशन के साथ कि अपने बच्चे की इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो उसकी नेचुरल गार्डियन रहेंगी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया जाता है ये कह के कि फादर के सिग्नेचर्स लेके आइए। उसके बाद गीता हरिहरन इसे कोर्ट में चैलेंज करती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन इक्वालिटी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और सिडो यानी कि कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन पर रिलाई करते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं और ये कहते हैं कि एक मदर का उतना ही राइट है, एक मदर उतनी ही नेचुरल गार्डियन है बच्चे की जितने की फादर। और अगर इससे अदरवाइज जाकर हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो एक वायलेंट डिपार्चर होगा लेजिस्लेटिव इंटेंट से। हमारी आज की लास्ट जजमेंट अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2008 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सेक्शन 30 ऑफ द पंजाब एक्साइज एक्ट को चैलेंज किया गया था, क्योंकि ये एक्ट प्रोहिबिट करता था 25 साल की उम्र से कम लड़के और किसी भी वुमेन को कि वो एम्प्लॉयमेंट ले किसी ऐसी जगह में जहां कोई इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट या फिर कोई ड्रग कंज्यूम किया जा रहा है। बेसिकली ये केस लड़कियों के बार्स में अल्कोहल सर्व करने से रिलेटेड था, यानी कि उस पर बार लगाई गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पंजाब एक्साइज एक्ट जो कि 1914 का एक्ट है, भले ही प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, लेकिन अगर ये आर्टिकल 14, 19 और 21 के साथ कॉन्सोनेंस में नहीं है तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ये चेक करने के लिए कि सेक्शन 30 जो लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस कर रहा है एम्प्लॉयमेंट की ऑटोनॉमी के साथ जस्टिफाइड है या नहीं, 2 प्रॉन्ग टेस्ट उस पर यूज किया गया। 2 टेस्ट बेसिकली ये थे कि सबसे पहले लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस जस्टिफाइड होनी चाहिए और दूसरा टेस्ट ये कि प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। लेकिन इस केस में दोनों ही चीजें एक्सेस में मानी गई कि प्रोपोर्शनेट नहीं है और जस्टिफाइड भी नहीं माना गया इस इंटरफेरेंस को, और इस बार को हटाया गया, यानी कि सेक्शन 30 ऑफ द पंजाब एक्साइज एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया।